आप सभी का नए तकनीकी सत्र में मैं स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने आपको पिछले सत्र में बताया कि आखिर सोवियत संघ की इच्छा क्या है, या उन्होंने किस तरीके से अपने अ, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस, उसने किस प्रकार विश्व व्यवस्था में अपना प्रेजेंटेशन पेश किया और किस तरह वो युद्धों में थोड़ा बहुत शामिल रहे और अब वो किस तरह शामिल हो रहे हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब मैं आपसे बात करूंगा इनका आखिर उद्देश्य क्या है, ये आखिर चाहते क्या हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन जैसे देश पर उनको हमला करना पड़ा। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये कि अगर आप कोई भी किसी भी देश पर आप हमला करते हैं या आप कोई भी युद्ध या संघर्ष में जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है लक्ष्य का निर्धारण। आखिर आपने अपना एम क्या चूज किया है, आप आखिर जाना क्यों चाहते हैं। तो देखिए, छोटा कोई एम हो तो वो तो कुछ भी एक हो सकता है जो आपको सामने नजर आ रहा हो या जिसकी आप चर्चा कर सकते हैं, वह कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है और एक लंबी बात हो सकती है जिस मुद्दे पे, वो शायद अभी हो सकता है कि लोग थोड़ा सा में कंफ्यूज हों, लेकिन मेरे हिसाब से सोवियत संघ की स्थापना, फिर से स्थापना करना ही रूस का उद्देश्य हो सकता है। रूस चाहता है कि उसका जो क्षेत्रफल खोया हुआ है वो उसको वापस मिले। यह भी इनका उद्देश्य हो सकता है कि जो विश्व व्यवस्था में जो उनकी जो ताकत थी वो उनको वापस मिले। अभी उस एक लंबे एम को पाने के लिए छोटे छोटे एम सेट किए जा रहे हैं। आप देखिए कि बेलारूस जिस तरीके से रूस के साथ आ चुका है, क्रीमिया जैसा मुद्दा, जॉर्जिया जैसा मुद्दा, और अब आप देखिए यूक्रेन उनके सामने मेरे ख्याल से बहुत दिन की बात नहीं रह जाएगी। लेकिन जो पुतिन साहब का जो मुझे उद्देश्य समझ में आ रहा है वो यही है कि वो विश्व व्यवस्था में जो अपनी खोई हुई इज्जत या अपना जो खोया हुआ अस्तित्व है जो पहले हुआ करता था शीत युद्ध के समय या शीत युद्ध के पहले, वो उसको पाने चाहते हैं। और उसके लिए ही इनको सोवियत संघ की पुनर्स्थापना करना है, जो मुझे लग रहा है। और उसके साथ ही ये उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब जहां तक बात आती है कि आखिर ये इस समय क्या करना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो इस समय चाहेंगे कि जेलेंस्की जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उनकी सत्ता से विदाई हो जाए। वो किस तरह होती है मैं उस बारे में नहीं कुछ कहना चाहूँगा, वो उनका अपना पॉलिटिकल मैटर होगा। वो क्या करते हैं, किस तरह उनकी विदाई तय करते हैं, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको हम चाह करके भी नहीं बोल सकते। लेकिन फिलहाल वो यही चाहेंगे कि वहाँ से या तो कोई ऐसी सत्ता को पलटे, जेलेंस्की को हटाएं, वहाँ कोई ऐसा राष्ट्रपति लाएं जो उनके फेवर का हो, जो उनके साथ गठबंधन करके शामिल हो जाए, या उस एक एरिए को वो जो दो देशों की बात कर रहे हैं, जिसको दो शहरों को आज़ाद कराया, दो नए देश की बात कर रहे हैं, वो उनके साथ विलय कर लें, या कुछ इसी तरह का ये अपने पास ही रखेंगे विकल्प। ये कोई अपना आदमी वहाँ बैठा दो या फिर उसका विलय कर लो। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के तारीख में जब से ये कोरोना के बाद आप सब देख रहे हैं विश्व की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उसके बाद देखिए, ऑयल हो, गैस हो, नेचुरल मिनरल्स हो, रिसोर्सेज हो, उसकी लड़ाई बहुत ज़्यादा छिड़ेगी। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस समय सेमी कंडक्टर की लड़ाई से जूझ रही है। गाड़ियों तक की भी डिलीवरी में फर्क पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं रूस को भी अपनी चीज़ों को ध्यान देना होगा। और आज उसी अपने अ, पुराने रुतबे को पाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। इनका जो अंतिम उद्देश्य होगा वो यही होगा कि रूस को जो पुराना रुतबा था वो मिले। तो यहाँ पर रुतबे की लड़ाई है मेरे ख्याल से, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के तैयार रहेंगे। अब सवाल उठता है दूसरा कि आखिर इसके लिए जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं क्या वो सही उद्देश्य है। देखिए, उन्होंने अगर युद्ध को ऑप्शन चुना है तो कुछ सोच करके चुना होगा। 14 दिन में 71 में विजय सिर्फ भारत ने पाई थी, और पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे। तो 11 दिन तो आज खत्म हो गया है। अगर अगले 3 दिन में
यूक्रेन का वो टुकड़ा कर दें या यूक्रेन को जीत लें और वहाँ पे कीव में अपनी सत्ता को स्थापित कर दें, तो ये 14 दिन में राष्ट्र का नया निर्माण का जो भारत का रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा। लेकिन इसका जो जिस स्पीड से युद्ध चल रहा है वो देख के लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और एक सबसे बड़ी बात यही है कि सोवियत संघ की स्थापना के साथ साथ कहीं ना कहीं रूस को इसकी एक लंबी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि पश्चिमी देश क्या चाहते हैं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जो युद्ध हुआ है उसका एकमात्र कारण यह था कि रूस से सोवियत संघ से टूटा हुआ यूक्रेन नाटो की तरफ जा रहा था। नाटो की तरफ जाने के कारण ही रूस ने यह कदम उठाया है। एक टीवी इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन साहब के एक पार्टी के नेता कह रहे थे कि कुछ वैसा ही मामला है, अगर भारत के पड़ोस में किसी देश का पास परमाणु बम आ जाए और एक आपका जो शत्रु राष्ट्र, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसका झुकाव उस तरफ है तो आप क्या करेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग करके बता दिया है कि आप भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए सक्षम हैं और आप इस तरह कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है वह यही है कि रूस का जो इस समय प्राइम ऑब्जेक्ट होगा वो होगा जेलेंस्की की सत्ता को पलटना या उनकी यूक्रेन से रुखसती, अपने लोग को बैठाना जो आपके साथ वहाँ पर आपके सपोर्ट में रहें। और इसके लिए देखिए, नागरिकों को निशाना बनाने की बात चल रही है या ये जो भी चीज़ें चल रही हैं वो गलत हैं। युद्ध तो गलत होता ही है, लेकिन हाल फिलहाल इन्होंने अभी तक अपने इसी प्राइम टारगेट को सेट कर रखा है कि किसी भी तरीके से जल्दी वो करें। और इसीलिए देखिए, सोवियत संघ की ही पुनर्स्थापना के लिए मैं फिर कह रहा हूं, इनका अंतिम उद्देश्य वही होगा कभी ना कभी। आज चाहे आपको समझ में ना आए, कुछ सालों के बाद समझ में आए, लेकिन इनका अंतिम प्राइम टारगेट यही रहेगा कि इनको सोवियत संघ की स्थापना करना है। फिर से ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा, ये जो लंबा सैनिकों का काफिला जा रहा है, ये अक्सर धमकी दे रहे हैं कि अगर आप बीच में आएंगे तो दुनिया परिणाम भुगतेगी। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो पश्चिमी देश हैं, सिक्योरिटी काउंसिल है या जो बड़ी शक्तियां हैं, वह इस युद्ध में ना कूदें, हमको निपटने दें। इसीलिए बार बार धमकी दी जा रही है कि दुनिया परिणाम भुगत लेगी। आप इधर बीच सुने होंगे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी चीन और भारत में गिराने की बात कही जा रही है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये इसीलिए है कि कहीं ना कहीं जो बड़े देश हैं या जिन देशों के द्वारा इस युद्ध में कूदने की आशा की जा सकती है वह इस संकट से दूर रहे। और नो डाउट जो सोवियत संघ के देश हैं, जो पुराना सोवियत संघ था, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं रूस को लग रहा होगा कि अगर इसमें अमेरिका का दखल पड़ा तो जिन नेचुरल रिसोर्सेज की लड़ाई चल रही है दुनिया में इस समय, उसमें वो पिछड़ जाएगा। तो बहुत जल्दी आप देखिएगा, मेरे अनुसार है ये इसी तरह आगे बढ़ेंगे। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि अफगानिस्तान के बाद सोवियत संघ ने या उसके उत्तराधिकारी रूस ने कहीं पर भी पैर नहीं रखा। पैर रखने का मेरा आशय यह है कि इनकी सेना कहीं पर भी नहीं गई सीधे फ्रंट पर लड़ने 79 के बाद से। लेकिन आज हालात ये हैं कि इनकी सेना लड़ने गई है। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट आया है पुतिन साहब के रिजीम में और हम सब इसको देख रहे हैं। हाँ, इसके जो मेरे ख्याल से जो थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे की बातें हो सकती हैं कि कहीं ना कहीं दूसरे देशों को भी कहीं से ये ना भड़कने का मूड बने कि जो हमारे विवाद हैं उनको भी हम कर लें। जैसे भी चाइना भी देखिए फिर से वो ताइवान के पास अपने सेना का अभ्यास कर रहा है, क्योंकि ताइवान का भी मुद्दा चल रहा है, वियतनाम का भी मुद्दा चल रहा है, साउथ चाइना सी का मुद्दा चल रहा है।
तो एक ये डर है कि कहीं इसी आग में सब अपने अपने हिस्से ना खोजने लग जाएं। तो मेरे ख्याल से इनका भी जो उद्देश्य है वो यही है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद सोवियत संघ या उसके उत्तराधिकारी ने अपनी सेना को लड़ने के लिए उतारा है। धन्यवाद।